सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके रतन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 के सारे प्रश्नों को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हम देखेंगे और फिर इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। इसके अलावा पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे अतल उत्तरी प्रश्नों को पहले ही पढ़ा चुकी हूं मैं, तो दोनों ही सीरीज कंप्लीट हम पढ़ाते हैं, सारे के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अतल उत्तरीय, और बहुत ही अच्छे से समझा कर, ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, जो एसिटिलीन है वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्बन, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो C2H2 ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को, जिसको नजदीक देखने में प्रॉब्लम होती है, सही से नहीं दिखता, उसके चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेंस कार्ड आपने सुना होगा कंपनी, तो लेंस कार्ड से याद रखिएगा। ठीक है, लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री तल पर दामापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, हम सभी लोगों ने इसको स्कूल में पढ़ा है, 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में आप देखिए ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, यानी कि इसमें से कौन है जो पत्तियों के साथ नहीं आता है? तो आप देखिए, इसमें पर्णाधार है, पर्णवृंत है, पर्व संधियां और पर्णफलक। तो ये पर्व संधियां नहीं आती है, क्योंकि इस तरीके से ये जो वृक्ष है उसका ये तना होता है और यहाँ पे होते हैं पर्ण संधियां, और जो पत्ता होता है वो दूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप इसमें से कौन सा है? ग्रेफाइट, क्लोरीन, सैप ब्लैक या हीरा? तो राइट आंसर है सैप ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 6 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, और असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो मेथेन होता है उसी को हम लेकर के चलते हैं। CnH2n+2 कैसे होगा? तो देखिए, अगर N की जगह पर हमने 1 रखा तो C, और H की जगह पर अगर यहाँ पर भी 1 ही है, तो ध्यान से देखिएगा, CnH2n+2। अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि N की जगह पर 1 है, तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, फिर H है, फिर उसके बाद देखिए 2 into 1, 2 into 1 मतलब 2 ही होगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो CH4 हो जाएगा, यानी कि जो कार्बन है वो सभी हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है तो वहां पर वो संतृप्त होती है। तो CnH2n+2 यही फॉर्मूला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एथेन, मेथेन, एसिटिलीन या एथिलीन? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मेथेन गैस। ठीक है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब हम जल की क्रिया करते हैं तो इससे मेथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मेथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित लवण रहित पौधों का समूह है, शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कवक। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। N = 1/T के बराबर होता है प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु दाब आरोपित करती है। जो वायु है वो चारों दिशाओं में दाब आरोपित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बार बार एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया है
कि किस तरीके से अगर आप किसी बोतल में पानी भरते हो, पानी भरने से पहले आपने उसमें छेद कर दिया, छेद करने के बाद आपने इस पूरा टेप लगा दिया, उसके बाद आपने इसमें ढेर सारा पानी भर दिया पूरा फुल। अब जब आप पानी भर दोगे तो फिर जैसे ही आप इस टेप को हटाओगे तो चारों दिशाओं में जो पानी है, प्रेशर है, वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, सुगर चारकोल या फुलरीन? राइट आंसर है सुगर चारकोल। क्वेश्चन नंबर 13 है कुक्कुट पालन संबंधित है। जो कुक्कुट पालन होता है ये मुर्गी पालन से संबंधित होता है, मुर्गी फॉर्म। ऑप्शन बा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कहलाता है। एक दोलन को पूरा करने में एक बार घड़ी की सुई इस तरीके से, जो पेंडुलम वाली सुई है इस तरीके से है, एक बार इधर गई, फिर इधर से वापस आकर के फिर इधर गई और फिर इधर से वापस आके बीच में आ गई, तो ये पूरा उसका एक कंपन हुआ। ये पूरा का पूरा एक, यहाँ पर एक दोलन कंप्लीट करने में उसको जो समय लगा है ये होता है आवर्तकाल। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग की चाल में क्या संबंध है? तो v इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन एन के हो जाएगा। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। ऑप्शन ब यहाँ पर दे जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है डीडीटी क्या है? तो दोस्तों ये एक कीटनाशी है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 2,4-D है खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं? तो ये एक तरीके से खरपतवारनाशी है दोस्तों। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ इसमें से कौन है? एडीपी, आरएनए, एटीपी या एनएडी? तो एटीपी है। क्वेश्चन नंबर 20 है श्वसन के बाद ऊर्जा हस्तांतरण मुख्यतः कौन करता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी या ग्लूकोज? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एटीपी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर जल प्रदूषण का कारण इसमें से कौन है? कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। जब बारिश होती है तो वो जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं वो बह करके नदी में चले जाते हैं, या बाढ़ आती है। धुआं, स्वतः चालित निर्वातक या हवाई जहाज? तो राइट आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? गंदी नाली, ध्वनि, धुआं या रेडियोधर्मी पदार्थ? तो राइट आंसर है दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ, आज के समय में, वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है सीवेज उपचार के द्वारा। बिल्कुल सही, अगर सही से नाली के पानी का प्रबंधन हो, परमाणु बम को रोककर, विद्युत चालित वाहनों का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें हैं, स्कूटी हैं, इनका प्रयोग करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा अपशिष्ट है वाहित मल, ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट? तो राइट आंसर है ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? SO2, CO2, CO या पैन? तो SO2। क्वेश्चन नंबर 26 है जल को प्रदूषित करने वाले हैं पारा, सीसा, सोना, चांदी, तांबा, टिन या पीतल, चांदी? तो ये सब तो नल से निकलता नहीं है, सोना, चांदी या पीतल, टिन। पारा और सीसा ही पाया जाता है प्रदूषित जल में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है मोटर वाहन प्रदूषण कम करने के उपाय हैं। तो मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार किया जाए, जिससे जो ईंधन है उसमें से धुआं जो है जब वो गाड़ी चले तो कम निकले। सीएनजी और एलपीजी जैसे इंजनों का प्रयोग, तो आज के समय में देखिए बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो सीएनजी से चल रही हैं। ठीक है, और मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव, ये भी बहुत जरूरी है कि रिपेयर कराते रहें समय समय से, ताकि बहुत ज्यादा धुआं ना निकले गाड़ी से। तो ऑप्शन द, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? वन रोपण, वन आरोपण, जलमग्न होना या अधिक कटाई? तो मरुस्थल बनने का जो मुख्य कारण है वो है अधिक पेड़ पौधों की अधिक कटाई।
इसके अलावा यहाँ पर वन अपरोपण अगर दिया होता दोस्तों, वन अपरोपण दिया होता तो इसको हम सही लगाते। इसका मतलब भी होता है पेड़ों को अत्यधिक काटना। ठीक है, तो अत्यधिक कटाई यहाँ पर साफ साफ ऑप्शन द में दिया हुआ है, तो हम इसी को सही लगाएंगे। आपके सीरीज में वन रोपण दिया हुआ जो कि गलत है। पेड़ पौधे लगाने से मरुस्थल कम होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जब हम जल की क्रिया करते हैं यानी कि H2O की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसमें से कौन सा पदार्थ मिलता है, तो हमें मिलती है मेथेन गैस CH4। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। C2H6। तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम n की जगह पर 2 रख दें तो C2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद देखिए H2n+2, तो 2 इंटू 2+2, क्योंकि n की जगह पर 2 रखा हमने, तो ये 2 इंटू 2 4+2 6 हो जाएगा, तो C2H6। तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एल्केन पूछा है और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो सीरीज में जो दिया हुआ है आंसर वो भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है C2H6 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कच्चे फलों को पकाने में सहायक है एथिलीन, मेथेन, एथेन या प्रोपेन। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फल हैं उनको पकाने में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग करके हम कच्चे फलों को पकाते हैं, जैसे कि पपीता आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको हम पकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है यूरिया का संश्लेषण होता है वृषण में, फेफड़े में, यकृत में या अग्नाशय में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है वृक्कों का क्या काम है, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन या पाचन। तो राइट आंसर है दोस्तों उत्सर्जन, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, हृदय स्पंदन, पाचन या रक्त परिसंचरण। तो राइट आंसर है रक्त परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है, पेशियां, धमनियां, तंत्रिकाएं या सिराएं। तो राइट आंसर है धमनियां। क्वेश्चन नंबर 36 है ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 0, 2, 4 या फिर 8। तो राइट आंसर है 2 एटीपी अणुओं का। क्वेश्चन नंबर 37 है एटीपी है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन, एक प्रोटीन या एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। तो राइट आंसर है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है स्टार्च, पायरुविक अम्ल, शर्करा या एथिल अल्कोहल। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो केल्विन पैमाने पर देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो उबलता है। ठीक है, और 273 इसमें जब हम और जोड़ देंगे तो ये 373 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा। तो केल्विन पैमाने पर भी ये 63 केल्विन के बराबर ही होगा, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है, चालन तथा विकिरण द्वारा, संवहन तथा विकिरण द्वारा, चालन तथा संवहन द्वारा या चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चालन तथा संवहन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कब पहुंचती है। तो ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के माध्यम से, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है दोस्तों कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आ जो है ये सही होगा। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस छूट गया है, आपके पवन सीरीज में दिया हुआ राजेंद्र में छूट गया है,
इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या कुछ भी हो सकती है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन है? चालन, विकिरण, संवहन या सभी के द्वारा। तो ऊष्मा संचरण की जो सबसे तेज विधि है वो है विकिरण द्वारा। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो या दर्पण तथा फोकस के बीच हो। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसको द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, सदैव आभासी होता है या उल्टा तथा छोटा होता है। दोस्तों सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु F व 2F के बीच हो या वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। यदि वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगी तो जो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है बढ़ते उद्योग, बढ़ती जनसंख्या, घटते वन। तो राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक पारितंत्र में शैवाल यानी कि हरी इकाई का स्थान होता है उत्पादक का, उपभोक्ता का, अपघटक का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपभोक्ता का। किसी न किसी पेड़ पर काई लगी होती है, किसी जमीन पर भी देखिए तो उसको सहारे की जरूरत होती है, तो उपभोग करती है, वो पेड़ों पर रहती है और पेड़ों से ही पोषण लेती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? कशाभिका, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या कोशिका। तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, म्यूकोपेप्टाइड या फिर लेग्निन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा म्यूकोपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 53 है, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मदिरा किण्वन पर भी काम किया था, इस पर भी काम किया था। ठीक है, लेकिन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो इन्होंने दी थी ये इससे फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 54 है, जीवाणुओं से उत्पन्न रोग है मीजल्स, मम्पस, मलेरिया, टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, स्लीपिंग सिकनेस या सिफिलिस। तो स्मॉल पॉक्स जो है ये विषाणुओं से होता है, निमोनिया, पोलियोमाइसिटिस या सिटाकोसिस। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बा है, टिटनेस है, टाइफाइड है और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, दूध खराब होता है। दूध किसकी वजह से खराब होता है दोस्तों? तो दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस के कारण, क्योंकि दूध से दही बनाने में यही काम आता है, यही जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 56 है, विषाणु शब्द है लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या फ्रेंच। तो विषाणु शब्द लैटिन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु, शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा या कवक। तो ये होता है माइक्रोप्लाज्मा के कारण। क्वेश्चन नंबर 58 है, एड्स होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से या जीवाणुभोजी से। तो HIV वायरस से होता है। विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 1 मीटर पर या अनंत पर। तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सही है। हमारा नेत्र जो भी चीजें देखता है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, लेकिन हमें दिखाई सीधी देती है वो सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी कोई भी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 62 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है छोटा तथा सीधा, बड़ा व सीधा, छोटा व उल्टा या बड़ा व उल्टा।
तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बड़ा व उल्टा। क्वेश्चन नंबर 63 है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग या नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। और जो फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का वो होता है P = 1/f यानी कि फोकस दूरी के। और यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में होती है तो मीटर में हम लोगों ने निकाल लिया है तो 1/0.2। तो यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे हम तो ऊपर हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, नीचे 2 से काटेंगे 10 को तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 डायोप्टर, ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फिर वही फॉर्मूला P = 1/f के। तो यहाँ पर देखिए f की वैल्यू दी हुई है 2 डायोप्टर, तो f की वैल्यू 2 डायोप्टर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हम f को 2 की जगह ले आते हैं, 2 को f की जगह कर देते हैं तो ये f = 1/2 के हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए f = 1/2 आ गया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 के। अब इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम मीटर में बदलने के लिए तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है 50 सेंटीमीटर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक पर या अनंत पर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती है, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों या अ और ब में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, केवल अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 68 है, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है केवल अनुप्रस्थ तरंगे। तो याद रखिएगा ठोस और तरल पदार्थ में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और गैस में अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 69 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तो ये फॉर्मूला आपको वैसे भी याद होना चाहिए, f = 1/2r के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो यही फॉर्मूला है f = 1/2 r के। तो यहाँ पर आप देखिए f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई है और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम 2 को इधर लाते हैं अगर, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 को 15 दूनी 30 हो जाएगा और यहाँ पर r आ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में ही दी हुई थी तो ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, लेंस की फोकस दूरी पर, अनंत पर, लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर या लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या कोई भी। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 73 है, पीले रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। पीले रंग की तरंग दैर्ध्य लगभग कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो ये होती है 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा सही है। लाल और हरा को मिलाने पर श्वेत यानी कि सफेद बनता है, हरा और नीला को मिलाने पर श्वेत बनता है, नीला और लाल को मिलाने पर श्वेत बनता है या लाल नीला और हरा को मिलाने पर श्वेत कलर या सफेद रंग बनता है। तो राइट आंसर है लाल नीला और हरा को मिलाने पर, ऑप्शन द सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा होगा? काला, सफेद, तीव्र लाल या पीला? तो राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी? पीला, लाल, बैंगनी या फिर हरा? तो आपको बी विज्ञोर पता होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सा जो है बैंगनी, ये राइट आंसर हो जाएगा, वायलेट कलर। क्वेश्चन नंबर 77 है, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? पीत बिंदु, अंध बिंदु, रेटिना या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आंख द्वारा समंजन, नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक होना, या नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सा हो जाएगा। नेत्र लेंस जो होता है हमारा, वो जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कम और ज्यादा हमारी आंख कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 79, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है कि पेचिस नामक जो बीमारी है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु के भार के होगा। यदि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है तो वह वस्तु तैरती है सतह पर, जैसे कि नाव है या जहाज है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऊष्माधारिता का मात्रक है? तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दोस्तों नहीं छपा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंडुआ रोग किस में लगता है? तो कंडुआ रोग जो लगता है ये गेहूं की फसल में लगता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है? प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या लाल रुधिर कणिका? तो राइट आंसर है दोस्तों लाल रुधिर कणिका। क्वेश्चन नंबर 84 है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? तो P इज इक्वल टू F/A के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? तो जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? तो घड़े में रखा हुआ जो पानी है वो वाष्पन के द्वारा ठंडा होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखिए पूछा भी हुआ है। पिछली अभी आपने देखा है पवन सीरीज में भी मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 87, एजोसेट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक शैक्षिक उपग्रह है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है ऊपरी सतह पर कि निचले सतह पर, या डंठल पर या पर्णाधार पर? राइट आंसर है निचली सतह पर होता है। ये सब 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। दांत कब अधिक होता है? बैठने पर, दो पैर पर खड़े होने पर, एक पैर पर खड़े होने पर या लेटने पर? राइट आंसर है एक पैर पर खड़े होने पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी, चीनी, नमक या कोयला? तो नमक का जो रासायनिक नाम है NaCl है, तो इसमें कार्बन आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो राइट आंसर नमक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या ठोस व द्रव में? राइट आंसर है ठोस में, जैसे कि लोहे में। क्वेश्चन नंबर 92 है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या किसने बताया था? या गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने बताया था? तो न्यूटन ने बताया था, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है? तो वो घूर्णन गति करता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 0.5 मीटर से 1 मीटर तक, 1 मीटर से 3 मीटर तक, 3 मीटर से 30 मीटर तक या 30 मीटर से अधिक? तो 3 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक सामान्यतः वृक्ष की लंबाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल इसमें से कौन है? सरौता, नेल कटर, सीढ़ी या हैंडपंप? तो राइट आंसर है हैंडपंप, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें से अवशेषी अंग होते हैं अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है अनावश्यक। क्वेश्चन नंबर 97 है, ध्वनि तरंगे होती हैं केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे? दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो केवल अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, और ये ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है आपकी सीरीज में, ठीक है। राइट आंसर होगा केवल अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंग गति की दिशा के लंबवत,
तरंग गति की दिशा के 60 डिग्री के कोण पर तरंग गति की दिशा के समांतर या कण कंपन नहीं करते। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तरंग गति की दिशा के समांतर। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं तो अनुदैर्ध्य में गति की दिशा के समांतर चलते हैं। तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है, तरंग गति की दिशा के लंबवत चलते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग होती है केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केवल अनुप्रस्थ। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया पार्ट 1 में। कल हम पार्ट 2 भी देखेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएं। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के रजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए।